वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस आपके जो एग्जाम्स हैं वो आ गए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन भी अब बहुत जोर शोर से शुरू होने वाली है, क्योंकि कोर्स जो है वो हाफ ईयरली तक लगभग कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में रिवीजन शुरू हो जाता है। रिवीजन का मतलब ही यही है कि अब आप अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो प्रिपरेशन हम भी शुरू कर देते हैं साथ साथ में, ताकि वो हाफ ईयरली में भी आपके काम आए और बाद में एनुअल में तो खैर काम आएगी ही। तो इसी चेन में, इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में हम पहला वीडियो जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है शीत युद्ध के कालक्रम का, द टाइमलाइन ऑफ द कोल्ड वॉर। ये क्यों टॉपिक सेलेक्ट किया मैंने? आपका फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टर जो हैं वो 12 मार्क्स गेन करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी दोनों चैप्टर मिला के 12 नंबर के हैं। तो सोचिए कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसमें से छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप भी आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप भी आएंगे, हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे में आपको इस चैप्टर की जो सबसे मुख्य चीजें हैं, दो ही चीजें हैं, वो एक तो है इनके टाइम पीरियड्स और दूसरा ये कि कब कौन सा इवेंट हुआ, कौन सी घटना हुई, ठीक है ना। तो दोनों ही चैप्टर्स में जो घटनाएं, मुख्य मुख्य घटनाएं दी हुई है, उनको एक साथ इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। वो इसलिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और आप मार्क्स भी गेन कर सको। 12 नंबर है इन दोनों चैप्टर्स के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जितनी भी इवेंट्स हैं और उनकी डेट्स हैं वो इस वीडियो में है। तो शुरू से एंड तक ध्यान से देखना, और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आपकी वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं शीत युद्ध का कालक्रम या फिर द टाइमलाइन ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर आप सब समझते हैं। कोल्ड वॉर की परिभाषा अब आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए कि कोल्ड वॉर ऐसी सिचुएशन को, शीत युद्ध ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां ना युद्ध है ना शांति है, ठीक है ना। बस एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा है, और वो प्रतिस्पर्धा विचारों की थी, वो प्रतिस्पर्धा आर्थिक क्षेत्रों की थी, वो प्रतिस्पर्धा जो है इकोनॉमी की थी। तो वो प्रतिस्पर्धा इस हद तक ले गई इन दोनों देशों को कि कई बार ये दोनों देश, ये दोनों ग्रुप, ये दोनों धड़े आपस में आमने सामने आकर खड़े हो गए। क्या क्या हुआ था, कब से शुरू हुआ था? तो शुरुआत से शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप हम मान सकते हैं वो है प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। 1914 से लेकर 1918 तक दुनिया में पहला विश्व युद्ध हुआ। पहले विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई, और वर्साई की संधि में कुछ ऐसी अपमानजनक शर्तें रखी गई जिन शर्तों की वजह से क्या हुआ, जिन शर्तों की वजह से दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ उसमें दो गुट आपस में आमने सामने आ गए थे। हालांकि गुट वही थे शुरू वाले ही। ये ग्रुप गुट कौन कौन से थे दूसरे विश्व युद्ध में? एक तो था एक्सिस पावर, या जिनको हम धुरी राष्ट्र कहते हैं, धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में कौन कौन थे? धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, इटली और जापान। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको साथ साथ में याद रखने हैं, ताकि आप टाइमलाइन भी याद कर सको और इवेंट्स भी याद कर सको। तो धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, इटली और जापान। और दूसरा जो गुट था वो कहलाया मित्र राष्ट्र या अलाइड कंट्रीज, ठीक है ना। अलाइड कंट्रीज में कौन कौन थे? यूएसए था, यूएसएसआर था, उसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस। ये चार राष्ट्र जो है मुख्य थे मित्र राष्ट्रों में, और धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली, जापान। यहाँ एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि हम ये द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 में शुरू हुआ और 45 तक चला। लेकिन इससे भी पहले, इसके और प्रथम विश्व युद्ध के बीच में, यानी 1917 में रूस में एक क्रांति हुई। क्रांति का नाम था बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति। उस बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में, या जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं, सोवियत संघ में कम्युनिज्म या साम्यवाद की स्थापना हुई, और उसी तरह से अर्थव्यवस्था भी चलने लगी। उसी तरह से वहां का जो है बाजार निर्णय होने लगा, और इसी वजह से अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जो विचारधारात्मक दूरियां थी वो आने लग गई थी। कब आने लगी थी? 1917 के बाद, जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो ये आपको द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का याद करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में दो गुट आपने सामने थे, जर्मनी, इटली, जापान, धुरी राष्ट्रों के रूप में।
यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस मित्र राष्ट्रों के रूप में। ठीक है, उसके बाद में 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे। हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम कब गिराए गए थे? अगस्त 9 और 12 अगस्त 1945 में। बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है ना, वो कब किए गए? 1945 में किए गए। ये इसके पीछे की कहानी को जल्दी से शॉर्ट में बता देती हूं मैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो एक एंड पर था वो, बिल्कुल ही जर्मनी आत्मसमर्पण कर चुका था, इटली भी आत्मसमर्पण कर चुका था और जापान आत्मसमर्पण करने की तैयारी में था। ऐसे में अमेरिका ने सिर्फ विश्व में अपनी हेगेमनी को पुश करने के लिए, सिर्फ अपनी धाक जमाने के लिए क्या किया? जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम विस्फोट कर दिए। साथ ही साथ इन विस्फोटों के बारे में बाकी के जो दो मित्र राष्ट्र हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, उनको पता था, लेकिन यूएसएसआर को कुछ भी पता नहीं था। ना तो उसके पास उस समय तक परमाणु जो विस्फोट है उसकी क्षमता थी, और ना उसको ये पता था कि अमेरिका ऐसा करने वाला है। तो ये चीजें जो है वो यूएसएसआर को, सोवियत संघ को नागवार गुजरी, और यहां से विचारधारात्मक दूरियों के साथ साथ इन दोनों देशों में राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक डिफरेंसेस भी आने शुरू हो गए थे। तो राजनयिक दूरियां भी यहां से बननी शुरू हो गई थी। कब से? हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब एक्सप्लोजन के बाद में। उसके बाद में बर्लिन की नाकाबंदी जो थी वो भी 1945 में ही की गई थी। बर्लिन की नाकाबंदी किसको कहते हैं? देखिए, जर्मनी जो था, जर्मनी एक ऐसा राज्य था जिसको इन चारों राष्ट्रों ने मिलकर बांट लिया था। तो इन चारों राष्ट्रों ने मिलके जो बांटा, उसमें से पश्चिमी जो भाग था वो यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस के हिस्से में आया, पश्चिम का एक बड़ा हिस्सा, और पूर्व का जो भाग था वो यूएसएसआर के हिस्से में आया। और यूएसएसआर ने जर्मनी को जो है वो बिल्कुल अपने हिस्से को ब्लॉक कर दिया, और इसी ब्लॉकेज को बर्लिन की नाकाबंदी या बर्लिन ब्लॉकेड कहा जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा? नहीं याद रहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपके लिए इन चीजों को समझना आसान हो जाए। ठीक है, जल्दी से चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद का टाइमलाइन की बात करें, उसके बाद शुरू हुई धड़ेबंदी। धड़ेबंदी किसको कहते हैं? जब अपना अपना गुट बनाना शुरू कर दिया जाए, अपने अपने गुट में शामिल करना शुरू कर दिया जाए, तो उसको धड़ेबंदी कहते हैं। वो धड़ेबंदी शुरू हुई थी 1949 में। 1949 में क्या हुआ था? 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो क्या है? नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये अमेरिका ने अपने कुछ देशों के साथ किया था। ये मैप आप देख सकते हैं, और मैप में आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि इसमें अमेरिका शामिल है, उसके साथ साथ ब्रिटेन शामिल है, उसके साथ साथ फ्रांस शामिल है, और जो नॉर्वे और कुछ और देश हैं वो शामिल हैं। और इन देशों ने मिलके एक संगठन बनाया जिस संगठन का नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य संगठन था जिसमें ये कहा गया कि किसी भी नाटो से संबंधित किसी भी देश के ऊपर हमला उस पूरे ग्रुप पर हमला माना जाएगा और उसके खिलाफ जो है सैन्य कार्रवाई की जा सकेगी। कहने का मतलब सीधा सीधा नाटो क्या था? नाटो एक सैन्य संगठन था, नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जो कि इन देशों ने आपस में मिलकर बनाया था। अमेरिका का क्या फायदा? अमेरिका इस एरिया में अपनी हेगेमनी, अपनी जो प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता था, और इसलिए उसने नाटो का निर्माण किया। उसके बाद 1949 में ही सोवियत संघ ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया, एक्सप्लोडेड ए बॉम्ब। ए बॉम्ब का मतलब होता है एटम बॉम्ब। और 1949 में ही चीन भी साम्यवादी बन गया, चाइना बिकेम अ कम्युनिस्ट कंट्री। ठीक है ना, तो ये कुछ मुख्य घटनाएं हैं जो 1949 में हुई थी। सबसे पहले नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। उसके अलावा सोवियत संघ ने भी पहला परमाणु परीक्षण या ए बॉम्ब एक्सप्लोजन जो है वो 1949 में किया, और चीन भी साम्यवादी राष्ट्र बन गया। उसके बाद 1950 में जो है कोरियन युद्ध शुरू हुआ। 1950 में कोरियन वॉर स्टार्टेड। कोरियन वॉर क्या है? ये देखिए, ये जो है कोरिया की स्थिति आप देख सकते हो। कोरिया में दोनों ही दल आमने सामने आ गए थे, जहां अमेरिका दक्षिणी कोरिया का हिमायती बन गया,
वहीं रूस जो है वो उत्तरी कोरिया का हिमायती बन गया और इस प्रकार से ये दोनों दल आमने सामने आ गए। ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां दोनों ही गुट बिल्कुल आमने सामने युद्ध की स्थिति में आके खड़े हो गए हों, हालांकि युद्ध शुरू नहीं हुआ था, ये बात अलग है, ये बात दीगर कही जा सकती है, लेकिन दोनों ही देश जो है, दोनों ही गुट बिल्कुल आमने सामने युद्ध की स्थिति में खड़े हो गए, उन सारी सिचुएशंस को क्या कहा जाता है, उनको दायरे कहा जाता है। इंग्लिश में हम उनको अरीनाज कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध के दायरों से आपका क्या तात्पर्य है, व्हाट डज इट मीन बाय द अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर। तो आपको ये लिखना है कि दो सिचुएशन विच वर नियर टू क्रिएट द सिचुएशन ऑफ वॉर बट इट डजंट गो सो फॉर, इट डिडंट गो सो फार, कि भाई युद्ध की स्थिति शुरू ही होने वाली थी, इस प्रकार की सिचुएशन में दोनों ही गुट आ गए थे, लेकिन वो स्थिति युद्ध तक पहुंच नहीं पाई। ऐसी सिचुएशन को शीत युद्ध के दायरे या अरीनाज कहा जाता है। कोरिया का आप एग्जांपल दे सकते हो, क्यूबा का आप एग्जांपल दे सकते हो, वहां अफगानिस्तान का आप एग्जांपल दे सकते हो, वियतनाम का एग्जांपल, भरे पड़े हैं एग्जांपल्स जहां दोनों ही जो गुट है वो आमने सामने आके खड़े हो गए, भिड़ने मरने मारने को तैयार थे। बस थोड़ा सा सब्र अगर चूक जाता तो शायद तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, वो हुआ नहीं। तो ऐसी सारी सिचुएशंस को शीत युद्ध के दायरे या अरीनास कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1952 में अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण किया था। अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण किया। यूएसए एक्सप्लोडेड फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब इन 1952। उसके बाद में 1953 में कोरियन युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। अमेरिका ने जो है यूएनओ के बीच बचाव की वजह से, यूएनओ की मध्यस्थता के कारण अमेरिका ने कोरिया से हटना स्वीकार कर लिया और उसकी वजह से कोरियन युद्ध जो है वो 1953 में समाप्त हो गया। कोरियन वॉर एंडेड। उसके बाद सोवियत संघ का भी पहला हाइड्रोजन परीक्षण जो है, बम परीक्षण, वो कब हो गया, 1953 में हो गया था। द फर्स्ट यूएसएसआर एक्सप्लोडेड फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब। और 1953 में ही जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हो गई। जोसेफ स्टालिन कौन थे? लेनिन के बाद जिन्होंने सोवियत संघ के व्यवस्था को संभाला था वो जोसेफ स्टालिन थे और 1953 में जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन किया गया। जिस तरह से नाटो का गठन किया था अमेरिका ने अपने सभी सहयोगी देशों के साथ मिलकर, रूस ने 1955 में यूएसएसआर ने 1955 में अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर वार्सा पैक्ट का गठन किया था। वार्सा पैक्ट, वार्सा जो है एक जगह है पोलैंड में जहां पर इसका गठन किया गया 1955 में। 1949 में नाटो और 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन हुआ और 1959 में क्यूबा साम्यवादी राष्ट्र बन गया। क्यूबा बिकेम ए कम्युनिस्ट स्टेट इन 1959। और यहां से जो है बिल्कुल ये देखिए कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां से वो तीसरे विश्व युद्ध को छूकर लौट आए थे। ठीक है ना, सिर्फ छूकर लौट आए थे, क्योंकि क्यूबा को हमेशा से कोल्ड वॉर का जो है पीक पॉइंट माना जाता है। ये कहा जाता है कि जो उच्चतम स्तर है कोल्ड वॉर का, शीत युद्ध का, वो क्यूबा का मिसाइल संकट ही था। तो क्यूबा जो है वो 1959 में साम्यवादी राष्ट्र बन गया। और उसके बाद 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई। आप देखिए बर्लिन में जो कि जर्मनी की राजधानी थी, वहां पर एक दीवार खींच दी गई, एक तरफ पश्चिमी जर्मनी और एक तरफ पूर्वी जर्मनी। 155 किलोमीटर लंबी ये दीवार बनाई गई ताकि साम्यवाद और पूंजीवाद के मेल मिलाप को रोका जा सके। लोग जो है पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की तरफ या पश्चिमी देशों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिए थे, वो पलायन रोका जा सके। और ये सब करने के लिए 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण करवाया गया था 1961 में। और उसके बाद जो पीक पॉइंट जिसकी हम बात करते हैं वो होता है 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति जो थे वो फिदेल कास्त्रो थे। यूएसएसआर के राष्ट्रपति जो थे वो ख्रुश्चेव थे। और क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, देखिए क्यूबा जो है कहाँ है, ये स्थिति आप देखिए, ये है क्यूबा की, ये क्यूबा है। अब यहां अगर किसी भी प्रकार की ये जो परमाणु मिसाइलें अगर स्थापित की जाती है, उनका एयरबेस बना दिया जाता है,
तो क्या होता है, तो देखिए ये जो येलो लाइन है वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो 1000 मील तक मार कर सकती है, उनकी रेंज यहां से यानी कि लगभग आधे अमेरिका तक हो गई थी। उसके अलावा ये जो आपको पर्पल लाइन दिखाई दे रही है वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। तो इनकी रेंज अगर देखी जाए तो पूरा अमेरिका इसकी रेंज में आ गया था। उसके साथ ही क्यूबा के जो चारों तरफ ये आप ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं, ये यूएस के नेवल ब्लॉकेड थे। यूएस ने, अमेरिका ने यहाँ नेवल ब्लॉकेड कर दिया था, नाकाबंदी कर दी थी ताकि यूएसएसआर यहाँ नहीं पहुंच पाए। तो उस समय दोनों देश, दोनों धड़े, दोनों गुट एक ऐसी कंडीशन में आ गए थे कि इस तरफ अमेरिका को अपनी सुरक्षा का खतरा है क्योंकि क्यूबा उसके इतने पास है, और वहां जो भी एयर बेस बनाया गया है, जो भी मिसाइल बेस बनाया गया था, मिलिट्री बेस बनाया गया था यूएसएसआर की तरफ से, वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा था। तो ऐसे में अमेरिका को अपनी सुरक्षा पहली जरूरत लगी, और यूएसएसआर भी अगर वहां से हटाने की बात करते तो यूएसएसआर को वो अपनी इज्जत दांव पर लगी हुई दिख रही थी। तो ऐसे में दोनों ही देश आमने सामने आ गए, और अमेरिका ने क्या किया, क्यूबा के चारों तरफ अपना नेवल ब्लॉकेड जो है वो स्थापित कर दिया ताकि यूएसएसआर से कोई भी जहाज जो है क्यूबा तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में ये दोनों देश आपस में बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो गए थे, और ऐसा लग रहा था कि बस अब तृतीय विश्व युद्ध होने ही वाला है। लेकिन उस समय बहुत ही सावधानी पूर्वक इन लोगों ने बातचीत की, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन इसका निकाला, और वहां से मिलिट्री बेस को हटा लिया गया यूएसएसआर के, और बदले में अमेरिका ने भी ये आश्वासन दिया कि वो क्यूबा को साम्यवादी होने से नहीं रोकेगा, वो क्यूबा में साम्यवाद के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। तो इस प्रकार आपसी समझ की वजह से इन दोनों देशों ने किसी तरह तीसरे विश्व युद्ध को टाल दिया था। इसके बाद 1961 से लेकर 65 तक 4 साल तक वियतनाम क्राइसिस या वियतनाम संकट चला था। वियतनाम आप देख सकते हो, तो दोनों ही देश जो हैं, दोनों ही क्या अलग अलग देश जो है वो इस पर अपना कब्जा करने की सोच रहे थे। चीन जो है, ये जो रेड आप स्पॉट्स देख रहे हो, वहां पर चीन ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। ये जो यूनियन जैक है वो ब्रिटेन का झंडा है, और ये फ्रांस का झंडा है, और ये अमेरिका का। तो सब जने अपने अपने जो है वहां पर मिलिट्री बेस बनाना चाहते थे, और इस क्राइसिस को वियतनाम क्राइसिस या वियतनाम संकट नाम दिया गया। वियतनाम क्राइसिस 1961 में शुरू हुआ और 1965 तक चला। उसके बाद मध्य पूर्व में 6 दिवसीय युद्ध हुआ, 6 डे वॉर इन मिडिल ईस्ट। वो भी जो है इन्हीं देशों के बीच में हुआ था, या इन्हीं देशों, या ये कह सकते हैं कि इन्हीं दो गुटों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में, 1967 में। तो आप ईयर बाय ईयर अगर इन घटनाओं को याद रखोगे तो आपके लिए शीत युद्ध को याद करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। 1968 में सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया। यूएसएसआर इन्वेडेड ऑन चेकोस्लोवाकिया इन 1968। और 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। यूएसएसआर इन्वेडेड ऑन अफगानिस्तान। ये भी चेकोस्लोवाकिया कह लीजिए, अफगानिस्तान कह लीजिए, इनको भी हम शीत युद्ध के दायरों या अरीनाज में काउंट करते हैं। उसके बाद 1985 में एक बड़ा बदलाव आया जब मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने। ऐसा बड़ा बदलाव क्यों आया? क्योंकि गोर्बाचेव ने क्या किया, गोर्बाचेव ने सुधार की नीतियां लागू की, जो आर्थिक सुधार है उसकी नीतियां लागू की। उन सुधार की नीतियों को कहा जाता है ग्लासनोस्त, और पेरेस्ट्रोइका। थोड़ा नाम याद करना डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। दीज आर द 2 पॉलिसीज which were adopted by Mikhail Gorbachev for economical reforms. Glasnost means openness, यानी कि खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रिफॉर्म या रिकंस्ट्रक्शन, रीस्ट्रक्चर या रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। ये जिसको हम कह सकते हैं पुनर्निर्माण। ये 2 नीतियां
मिखाइल गोर्बाचेव ने लागू की थी ताकि जो सोवियत संघ की जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था थी उसको संभाला जा सके। लेकिन चाहे इन नीतियों के लागू करने की वजह से कह लीजिए, चाहे इन नीतियों के विरोध में कह लीजिए, ये सारी जो विरोध की लपटें हैं वो उठने लगी और धीरे धीरे यहाँ ही से सोवियत संघ का विघटन का जो है चरण आरंभ हो गए थे। यानी हम दूसरा चैप्टर भी इसी के साथ ही कवर कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विच पॉलिसीज वर अडॉप्टेड बाय मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा कौन सी नीतियां लागू की गई थी जो कि आगे जाकर सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। तो ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका कैन बी द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 1988 में गोर्बाचेव ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। गोर्बाचेव विड्रू द ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान कब? 1988 से। 1988 में 10 साल तक सोवियत सेनाएं वहां रही। 2 दिसंबर 1989, 2 दिसंबर 1989 को अमेरिका और सोवियत संघ ने शीत युद्ध के अंत की घोषणा कर दी थी। USA and USSR announced the end of the Cold War in 1988 और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR on 25 दिसंबर 1991 और इसी के साथ सोवियत संघ जो है उसका अंत भी हो गया। और उस अंत के साथ हुआ क्या? सोवियत संघ जो है खुद 15 देशों में विभक्त हो गया। 15 देशों का निर्माण हुआ। उसके अलावा जो 7 यूरोपीय राष्ट्र थे वो भी अलग हो गए इस नीति से और उन्होंने भी जो है कैपिटलिज्म या फिर पूंजीवाद को अपना लिया। और इस प्रकार से सोवियत संघ और उससे जुड़े हुए सभी राष्ट्रों को एकदम से कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में यानी साम्यवाद से पूंजीवाद में जो उनकी अर्थव्यवस्था का परिवर्तन किया गया, इस प्रकार से उनकी अर्थव्यवस्था को जो चेंज किया गया, उस चेंज को क्या कहा जाता है? उस चेंज को हिस्ट्री में शॉक थेरेपी कहा जाता है। शॉक थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, इस शॉक थेरेपी में क्या हुआ? ये जो सरकार के अंडर में सारे उत्पादन के साधन थे उनको औने पौने दामों में बेच दिया गया। उनकी हालात ये हो गई कि उस सेल को, उस बिकने को गराज सेल, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। गराज सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही एक ऐसे युग का अंत हुआ जिसको हम इस पूरे इतिहास में शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसके साथ ही आपका एक रिवीजन, क्विक सा रिवीजन समझ लीजिए या टाइमलाइन रिवीजन समझ लीजिए जो आपके इन दोनों चैप्टर का है वो होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा शॉर्टली और प्रिसाइजली आपको कोई भी टाइमलाइन डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के आने तक। तब तक के लिए थैंक यू।